दोस्तों ये है प्रशांत किशोर पांडे और ये वही प्रशांत किशोर हैं जिसने 2012 में नरेंद्र मोदी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनने में अहम भूमिका निभाई। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिसने मोदी लहर के बावजूद 2015 में लालू और नीतीश को एक कर दिया, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को एक कर दिया, गठबंधन बना दिया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिसने 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिसने 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिसने 2020 में मोदी लहर के बावजूद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई और उन्हें 70 में से 62 सीट दिलाई विधानसभा की। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिसने 2021 में पहली बार एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने में, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिसने 2021 में मोदी लहर के बावजूद ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर भारी जीत दिलाई और मुख्यमंत्री तीसरी बार ममता बनर्जी बनी और उसमें भी प्रशांत किशोर की अहम भूमिका थी। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिसने अपनी पार्टी जब बनाई तो बहुत सारे आईएएस को, बहुत सारे पत्रकार को और बहुत अधिक प्रोफेसर पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया। कुछ उदाहरण मेरे पास हैं दोस्तों, जो बिहार में इससे पहले हिस्सा थे, जब बिहार में अपराधियों को टिकट दिया जाता था, जब बिहार में कम पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया जाता था। लेकिन प्रशांत किशोर इस बयार से विपरीत है। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया ताकि वो विधानसभा में जाएं तो कुछ अच्छा करें, नौकरी पे बात करें और बिहार को बदलने की बात करें। कुछ उदाहरण मैं दिखा रहा हूं 2020 में कैसे लोगों को टिकट दिया जाता था, हर राजनीतिक दल कैसे लोगों को टिकट देता था। दोस्तों 2020 में आरजेडी के 54 विधायक यानी आरजेडी के 73% विधायक जो थे वो करप्ट थे, उनके ऊपर जो है आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी तरह बीजेपी के 47 यानी बीजेपी कुल 64% विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। ये दोस्तों एडीआर की रिपोर्ट में दिखा रहा हूं, एडीआर की रिपोर्ट। इसी तरह जेडीयू में 20 विधायक यानी कुल 47% विधायक ऐसे थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी तरह कांग्रेस के 16 विधायक यानी लगभग 84% विधायक ऐसे थे जो दागी थे, जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी तरह सीपीआई एमएल के लगभग 10 विधायक और 83% अगर कुल टोटल जोड़े विधायक ऐसे थे जो दागी थे, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसी तरह एआईएमआईएम यानी ओवैसी की जो पार्टी थी उसके 5 विधायक थे, उनका स्ट्राइक रेट 100% का था। जितने विधायक जीते थे वो सब आपराधिक प्रवृत्ति के थे, उन पर सब पे आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी तरह अगर पढ़े लिखे होने का हिसाब किताब देख लिया जाए कि बिहार के जो पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल पार्टियां थी, वो ये महत्वपूर्ण नहीं रखती थी कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है, इसके पास कितना बड़ा जनसमर्थन है, किस जाति का है, ये देखा जाता था और पढ़े लिखे लोगों को टिकट नहीं दिया जाता था। इतने लोग जो मैं बताने जा रहा हूं ये लोग 12वीं से कम पास हैं और विधायक बने। कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं। आरजेडी ने 62 उम्मीदवारों का चुनाव ऐसा किया, टिकट ऐसे लोगों को दिया जो 12वीं से कम पास थे, जिसमें 32 जीतकर विधायक बने। मतलब आरजेडी के 32 विधायक ऐसे हैं विधानसभा में इस समय जो 12वीं से कम पास हैं। इसी तरह बीजेपी के 42 उम्मीदवारों का चयन ऐसा किया जो 12वीं से कम पास थे और उसमें विजयी हुए 29, यानी विधानसभा में बिहार के 29 विधायक बीजेपी के ऐसे हैं जो 12वीं से कम पास है। इसी तरह जेडीयू में 45 उम्मीदवारों का चयन किया, टिकट दिया, जिसमें 17 ने जीत हासिल की और 17 विधायक इस समय बिहार में ऐसे जेडीयू के हैं जो 12वीं से कम पढ़े लिखे हैं। इसी तरह कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों का चुनाव किया जिसमें सिर्फ 2 विधायक बने और वो भी 12वीं से कम पास थे। इससे पहले बिहार में कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ कि बिहार में जो लोगों, जो विधायक बनने के लिए जिसको टिकट दिया जा रहा है वो बहुत पढ़ा लिखा हो या उसका बहुत बड़ा परसेंटेज पढ़े लिखे का हो। बिहार में जब भी वोटिंग का, जब भी कुछ ऐसा होता था तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता था जो अनपढ़ रहते
रहते थे या वो बहुत कम पढ़े लिखे रहते थे। बिहार में बाहुबल बहुत हावी था, लेकिन प्रशांत किशोर ने नया प्रयोग किया और लोगों के बीच में दिया है, कहा है इनको वोट देना क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। और पहली बार पढ़ाई लिखाई पे बात हो रही है, पहली बार ये बात हो रहा है कि ये पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, इसलिए इसको वोट दो। आगे मैं कुछ और बताता हूं प्रशांत किशोर के बारे में कि इनकी शुरुआत कहां से हुई और वर्तमान स्थिति क्या है। दोस्तों, प्रशांत किशोर जो है 1977 में बिहार के बक्सर जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम किशोर शर्मा था। ये एक सरकारी मेडिकल ऑफिसर थे। और दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर भी एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। प्रशांत किशोर की जो शुरुआती शिक्षा है वो पटना में हुई है, बिहार में ही हुई है, और उसके बाद से वो आगे चलकर विदेश में भी पढ़े, अन्य राज्यों में भी पढ़े। इसके अलावा बहुत कम लोग ये बात भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के लिए काम किया और उसी काम करने के दौरान उन्होंने भारत की आर्थिक तरक्की और भूखमरी के ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर तैयार किया। और यही रिसर्च पेपर पहुंचा मनमोहन सिंह के पास उस समय, और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। मनमोहन सिंह ने भी इस रिसर्च पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ा और समझा, और राहुल गांधी ने तो प्रशांत किशोर को 2007 में अमेठी के कुछ दायित्व भी दिए। लेकिन प्रशांत किशोर को लगा कि ये बहुत काम छोटा है मेरे लिए। प्रशांत किशोर ने हालांकि कुछ काम किए भी, लेकिन उसके बाद से फिर वो यूनाइटेड नेशन चले गए और वहां काम करने लगे। लेकिन 2011 में उनकी मुलाकात फिर से नरेंद्र मोदी से होती है और नरेंद्र मोदी समझ जाते हैं कि प्रशांत किशोर हीरा है और इससे बहुत काम लिया जा सकता है, ये बहुत कुछ नया बदलाव ला सकता है, क्योंकि जो रिसर्च, जो डाटा एनालिसिस इसके पास है वो शायद यहां के लोग अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी तरह 2011 में जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तो बहुत सारे डाटा एनालिसिस और बहुत सारी चीजों पर प्रशांत किशोर ने मोदी के साथ काम किया। और 2012 का विधानसभा चुनाव जब गुजरात का आया तो पहली बार नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष के ऊपर प्रेजेंट करने में, 3D टेक्नोलॉजी के रूप में लाने में, और बहुत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में नरेंद्र मोदी ही नरेंद्र मोदी दिखाई दे, बहुत नए तरीके से आम लोगों के बीच में आने में प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उसका रिजल्ट ये निकला कि 2012 में ऐतिहासिक रिजल्ट आया और प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने में सफल रहे। नरेंद्र मोदी ने उसके बाद साथ नहीं छोड़ा और 2014 के लिए भी काम करना शुरू कर दिया प्रशांत किशोर ने, और देश भर में नरेंद्र मोदी को एक नया चेहरा, चाय वाले का चेहरा, 3D टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे देश में आधुनिक रैलियां, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का खूब प्रयोग, और उसके बाद से प्रशांत किशोर ने ऐसा किया कि नरेंद्र मोदी पूरे भारत के दिल में बस गए और 2014 का रिजल्ट आया और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ऐतिहासिक बहुमत मिला था बीजेपी को, पूरी दुनिया देख के हैरान हो गई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन 2014 के बाद प्रशांत किशोर की भी उम्मीदें बहुत बड़ी थीं और नरेंद्र मोदी को भी उनके साथ उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ खटपट हुई, कुछ अमित शाह का रोल था, वो तमाम चीजें थीं। लेकिन प्रशांत किशोर 2014 के बाद बहुत तल्ख तरीके से बीजेपी से बाहर आ जाते हैं, उनकी कैंपेन से बाहर आ जाते हैं और बिहार में नीतीश कुमार का चयन करते हैं। नीतीश कुमार की उस समय बीजेपी से बिल्कुल नहीं बनती थी और नीतीश कुमार के बिहार में कुछ ही महीनों पहले लोकसभा में भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जीते थे, मतलब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की हवा थी। लेकिन प्रशांत किशोर एक अनूठा एक्सपेरिमेंट करते हैं, नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव को और राहुल गांधी की कांग्रेस को एक कर देते हैं और महागठबंधन बनाते हैं। और उस महागठबंधन का एक्सपेरिमेंट ऐसा रहता है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार बन जाती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के बन जाते हैं। पीके की यह रणनीति किंग मेकर के रूप में थी और पूरी दुनिया पीके को अब समझने लग गई थी कि राजनीति में रणनीति और पीआर की मदद से भी चुनाव जीता जा सकता
है 2014, 2012 और 2015 का बिहार चुनाव दुनिया ने और भारत ने देख लिया था। प्रशांत किशोर पूरे देश में उभर रहे थे और उसके बाद से यह सफर आगे बढ़ता जाता है। 2017 में यह सफर पंजाब की तरफ बढ़ता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 10 साल बाद मुख्यमंत्री बनते हैं और 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए प्रशांत किशोर की पूरी टीम पंजाब में रहकर काम करती है, रैलियां करती है, रैलियां करवाती है, तरह तरह के आइडियाज देती है, नए नए नारे देती है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बना देती है। 2019 में यह कारवा पहुंचता है आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी के पास। जगन मोहन रेड्डी के लिए ऐसी रैलियां प्लान की जाती हैं, ऐसी पदयात्रा प्लान की जाती है जो पूरे देश में और आंध्र प्रदेश में वायरल होती हैं। जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश की जनता चुनती है और 2019 में जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाती है और 175 में से 151 सीट दे देती है। इसमें भी प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूमिका निभाई मानी जाती है कि 175 में 151 सीट हासिल करने वाले जगन मोहन रेड्डी बन जाते हैं, जिसमें प्रशांत किशोर के पीआर का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसी तरह 2020 में जब पूरे देश में बीजेपी की लहर चलती है, केजरीवाल का चुनाव आता है और केजरीवाल 70 में से 62 सीट जीत जाते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं केजरीवाल के विधायकों से, केजरीवाल से कि आप जो है इस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ मत बोलिए, आप सिर्फ अपने काम को बताइए जनता के बीच में। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो आप चुनाव हार सकते हैं। ऐसी रणनीति बनाई जाती है कि दिल्ली के सभी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आम आदमी पार्टी के। वो कहते हैं कि अच्छे बीते 5 साल, एक बार फिर से केजरीवाल। ये नारा भी प्रशांत किशोर का दिया हुआ रहता है और प्रशांत किशोर ऐसा माहौल फैलाते हैं, एक ऐसी माउथ टू माउथ बातें कहने लगते हैं कि सेंटर में मोदी लेकिन दिल्ली में केजरीवाल। इस तरह की चीजें लोगों के मन में आ जाती हैं। लोग सोचने लगते हैं कि सेंटर में मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहां केजरीवाल को ही वोट दे देते हैं। और यही रणनीति का हिस्सा रहता है कि 70 में से 62 सीट केजरीवाल जीत जाते हैं। इसी तरह 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए प्रशांत किशोर काम करने जाते हैं, उनकी पूरी टीम काम करने जाती है और 213 सीटें जीत कर आती है। और बीजेपी को मतलब तीसरा आंकड़ा नहीं आ पाता है। बार बार कहते हैं प्रशांत किशोर बीजेपी 2 डिजिट में रहेगी और ऐसा होता भी है। बीजेपी की 77 सीटें ही आती है, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरा बल बंगाल में लगा दिया था, सबको बंगाल में उतार दिया था। प्रधानमंत्री ने बहुत रैलियां की थी, बहुत ज्यादा मेहनत बीजेपी ने की थी, लेकिन प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ लगातार काम कर रहे थे और वो लगातार कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो 2 डिजिट से बाहर नहीं पहुंचेगी और ऐसा होता भी है। ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीतती हैं और 213 सीट आती है। इसी तरह डीएमके के सपोर्ट भी किया इन्होंने, प्रशांत किशोर ने, और स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया। पहली बार डीएमके से एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने और एआईडीएमके की वर्तमान सरकार थी वो गिर गई और एआईडीएमके के एमके स्टालिन जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। ये प्रशांत किशोर का जादू है, आप इसको समझिए। इसके बाद पीके ने 2022 में जन सुराज अभियान की शुरुआत की। ये जन सुराज अभियान में प्रशांत किशोर 3500 किलोमीटर चले। इस यात्रा का मकसद था जनता से सीधे संवाद, जमीनी मुद्दों को समझना, बिहार में एक वैकल्पिक राजनीति तैयार करना। वो जनता के बीच में जाते थे, कभी उनके जूते फटे रहते थे, कभी मिट्टी में सने रहते थे। 3500 किलोमीटर की यात्रा की, गांव-गांव तक गए, एक एक व्यक्ति से मिले, लोगों को कहे कि पैसे लेकर वोट मत देना, पैसे लेना तो वोट उसको मत देना, अपने लिए वोट करो, बिहार की शिक्षा के लिए वोट करो, बिहार के रोजगार के लिए वोट करो। और बार बार प्रशांत किशोर कहते हैं जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बनी, पहले दिन के पहले घंटे में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। और इसके लिए वो बहुत बड़ा दावा भी पेश करते हैं। वो बार बार कहते
हैं कि अगर शराबबंदी इतनी ही ठीक है तो बिहार में ही क्यों की गई? उनकी सरकार तो उत्तर प्रदेश में है, वहां भी बंद कर दें। उनकी सरकार देश भर में कई जगह, वहां भी बंद कर दें। पूरे देश में शराब बंद कर दें। बिहार में ही क्यों बंद की गई? बिहार में इतना बड़ा आर्थिक समर्थन जो था, अर्थ जहां से निकलता, वो क्यों बंद किया गया? क्यों? इसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। ये तमाम चीजें प्रशांत किशोर जनता के दिल में डाल रहे हैं और वो सिर्फ शिक्षा पे बात कर रहे हैं, वोट देने और व्यवस्था बदलने पे बात कर रहे हैं। ये ऐसा ही लग रहा है कि एक समय इसी तरह केजरीवाल भी बात करते थे और केजरीवाल ने भी बहुत हद तक दिल्ली की व्यवस्था परिवर्तन किया, दिल्ली में बहुत बदलाव लाया। ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल और प्रशांत किशोर में मुझे एक डिफरेंस लगता है कि केजरीवाल एक अधिकारी थे, वो सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य परिवार से थे, उन्होंने राजनीति में कदम रखा। लेकिन प्रशांत किशोर इससे पहले न जाने कितने लोगों को मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना चुके थे। उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। वो चाहते, वो खुद ही ऐसा बात कहते हैं और ऐसी बात बिहार की जनता भी समझती है, वो चाहते तो कहीं से राज्यसभा सांसद, उप मुख्यमंत्री या किसी भी बड़े दल का बड़ा हिस्सा। इस एक समय जब वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे तो नीतीश कुमार की पार्टी में वो नंबर 2 की पोजीशन में थे। कांग्रेस ने उनको कई बार बुलाया, बीजेपी ने उनको कई बार बुलाया और उनको हर पार्टियां ऑफर देती रही। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं बिहार का हूं, इतने दिन मैंने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, विदेश में काम किया है, अब मुझे बिहार के लिए काम करना है, अपना सब कुछ बिहार के लिए लगा देना है और कुछ नया देना है बिहार को, कुछ अलग देना है। जिस बिहार ने पूरे दुनिया में शिक्षा व्यवस्था फैलाई, शिक्षा को फैलाया, अब उसी बिहार में फिर से शिक्षा फैलेगी और बहुत कुछ बदलेगा। प्रशांत किशोर की ये आइडियोलॉजी मुझे तो बहुत पसंद आई है। आपको कितनी पसंद में आती है? बिहार में वर्तमान में चुनाव है, आपको प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? क्या बिल्कुल ये अरविंद केजरीवाल की तरह होंगे? अगर होंगे भी तो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। क्या करेंगे, कैसा लगता है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।